Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, द बोनस के इस प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम खबरें लेकर स्टूडियो पहुंच चुका हूं। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद ब्रिज, आप सबका स्वागत है। अंशुमान सर के साथ विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं आज मुख्य तौर पर किन खबरों पर चर्चा होगी। बोनस पॉइंट में आज सबसे पहले सरकार की चावल खरीद पर बात होगी। इस साल खरीद पिछले साल के मुकाबले 46% आगे चल रही है। अक्टूबर अंत तक खरीद का आंकड़ा 119 लाख टन दर्ज किया गया है। अगली खबर वोडाफोन आइडिया को मिली राहत से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को वोडाफोन आइडिया के एजीआर बकाये को नए सिरे से मापने की छूट दे दी है। अंशुमान सर से जानेंगे कि इसका क्या असर होगा। इसके बाद भारत में रूसी तेल की खरीद में आई गिरावट का विश्लेषण होगा। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत ने रूस से तेल खरीद में बड़ी कटौती की है। अगली खबर चीन से इंपोर्ट को लेकर है। संभावना है कि चीन से इंपोर्ट के आवेदनों को सरकार से जल्द मंजूरी मिल सकेगी। सरकार चीन के साथ रिश्तों को सुधारने की दिशा में ये काम कर सकती है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन को कतर से मिली धमकी का विश्लेषण होगा। यूरोपियन यूनियन के नए नियमों को लेकर कतर ने धमकी दी है कि नियमों में बदलाव नहीं हुआ तो नेचुरल गैस की सप्लाई रोक देंगे। जानेंगे कौन से नियम है, उनका क्या असर होगा। अंत में केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीद का विश्लेषण होगा। जानेंगे कि सितंबर तिमाही में उनकी खरीद कैसी रही है और ट्रेंड क्या बता रहा है। पहली खबर की ओर चलते हैं जिस पर हम लोग सर से एनालिसिस भी लेंगे। 1 अक्टूबर से शुरू हुए खरीफ मार्केटिंग सीजन 2025-26 में चावल खरीद पिछले साल के मुकाबले करीब 46% आगे चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो अक्टूबर अंत तक सरकारी एजेंसियों ने किसानों से 119 लाख टन चावल की खरीद कर ली है। पिछले साल अक्टूबर के दौरान करीब 82 लाख टन की खरीद हुई थी। इस साल पंजाब और हरियाणा में फसल कटाई जल्द शुरू होने की वजह से अक्टूबर में खरीद बढ़ी है। सर, इसको थोड़ा सा समझाइए कि फसल की शुरुआती खरीद के रुझान क्या कह रहे हैं। देखिए, अभी ब्रिज सरकार की तरफ से भारत में फसल के उत्पादन के खरीद के आंकड़े आज तक नहीं आए और काफी लंबे समय ऐसा देखा जा रहा है कि महीने भर से ज्यादा का समय हो गया है। सरकार ने अपनी तरफ से भी आंकलन नहीं दिए हैं, इसलिए बाजार में थोड़ा पशुपेश है। लेकिन एडवांस परचेज जो होती है वो शुरू हो गई। पंजाब में, हरियाणा में नॉर्मल शेड्यूल 1 अक्टूबर का था और उस दिन से उससे परचेज शुरू हुई, हालांकि थोड़ा और पहले से ही शुरू हो गई थी। इसके अलावा तमिलनाडु में भी अब खरीद शुरू हो गई 3 राज्यों में, और छत्तीसगढ़ अगला राज्य है जहां शायद अगले सप्ताह से धान से चावल की खरीद, धान की खरीद शुरू हो जाएगी। ये प्रमुख राज्य है जहां से सबसे ज्यादा चावल आता है। पंजाब में हमने अच्छी खरीद देखी है, सेंट्रल पूल में ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन आया है एडवांस में। हरियाणा में भी खरीद अच्छी हुई है। तमिलनाडु में भी में ग्रोथ पिक कर रही है। तो चावल की दृष्टि से चीजें से खाद्य अर्थव्यवस्था थोड़ी आरामदेह कंफर्टेबल पोजीशन में दिखती है। आने वाले दिनों में अनाज की महंगाई को लेकर कोई बड़ा दबाव बनने की संभावना नहीं है, लेकिन निगाहें इस बात पर हैं कि दलहन और तिलहन की परिस्थिति क्या बनती, क्योंकि भारत में महंगाई की दृष्टि से सबसे संवेदनशील फसलें वही हैं। लेकिन यहाँ से हमें लगता है कि चावल की खरीद का जो लक्ष्य सरकार इस बार खरीफ के मौसम के लिए निर्धारित करेगी उससे ज्यादा ही खरीद होगी, ऐसे संकेत। सर, ये भी बताइए कि इस खरीद से अनाज से इथेनॉल बनाने वाली इंडस्ट्री को कोई फायदा होगा क्या? जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है, हम लगातार ये मांग देख रहे हैं। हमने पिछले सप्ताह भी इस पर चर्चा की थी। एथेनॉल को लेकर सरकार बुरी तरह कंफ्यूज है। ऑटोमोबाइल कंपनियों से संदर्भ में कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई आधिकारिक रूप से कि इंजनों पर क्या असर पड़ रहा है। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर से मान रहे हैं कि माइलेज पर असर पड़ता है एथेनॉल मिलाने से। सरकार का एक पक्ष से इनकार कर रहा है, पर यह बहस लोगों में जारी है। गन्ने से एथेनॉल की चुनौती तो थी ही गन्ना खरीदने के लिए। अब फूड ग्रेन के प्रोड्यूसर्स भी कह रहे हैं कि अतिरिक्त चावल उपलब्ध है और इसका इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में किया जाए। इथेनॉल की नीति पसोपेश में है, सरकार को इस पर नए सिरे से विचार करना होगा। लेकिन जब तक कोई तस्वीर साफ नहीं होती तब तक तो ये अतिरिक्त उत्पादन बाजार में उपलब्ध रहेगा ही। निर्यात की भी संभावनाएं हैं, लेकिन वो किस सीमा तक है ये देखा जाएगा। अगली खबर की ओर चलते हैं जो कि वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई है।
टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अनुमति दे दी है कि वोडाफोन के एजीआर बकाये की गणना नए फॉर्मूले से करें। उधर आयकर विभाग ने भी वोडाफोन आइडिया के एक टैक्स मामले को बंद कर दिया है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के मामले में जो कहा है उसका क्या मतलब है? टेलीकॉम में सरकार की नीतियों का ये एक और यू टर्न है और भारत में टेलीकॉम सेक्टर कुछ ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया जहां ये कतई भरोसा नहीं कर सकते कि सरकार की बनाई हुई अपनी एक नीति की शेल्फ लाइफ 2 या 3 साल होगी भी कि नहीं होगी। अब ध्यान से देखिए इस पूरे वोडाफोन के मामले को, चीजें किस दिशा में जा रही। शेयर बाजार के निवेशकों के लिए तो अच्छा है, वोडाफोन रिटेल इन्वेस्टर्स का, स्पेकुलेटर्स का प्री स्टॉक है, उसमें हमने तेज वॉलेटिलिटी देखी, बढ़ोतरी देखी, पर जहां जाकर सरकार फंस गई अपने ही फैसले में उसे गौर से देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोडाफोन आइडिया का जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाया है, एजीआर है, उसे दोबारा समीक्षा की जाए और उसे कम किया जाए। जबकि इससे पहले सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों इस परिभाषा पर कायम थे कि एजीआर में कोई रियायत नहीं दी जाएगी, इसमें नॉन कोर रेवेन्यू शामिल रहेगा। और वोडाफोन को उस समय जब 2019 में फैसला आया था तो वोडाफोन को 98,254 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने के लिए कहा गया था। अब 83,400 करोड़ का बकाया हो गया है। अब सरकार ने ये कहा है कि अब कोर्ट ने कहा है सरकार से कि सरकार वोडाफोन आइडिया के सभी एजीआर बकाए को जो एडिशनल है और जिनको रिवैल्यूएशन किया है उस पर पूरी या आंशिक रियायत या राहत दे सकती है। अब यहां से नीतियों में एक जबरदस्त उलटफेर दिखाई देता है। और ध्यान से अगर आप देखें तो 2019 से लेकर 2025 के बीच में सिर्फ इसी एक मामले पर सरकार ने कितने रंग बदले हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने डांट के एजीआर व्यू को मान लिया था, कोई छूट नहीं दी जाएगी। 2022-23 में जब इंडस्ट्री गई तो राहत ठुकरा दी गई, रिव्यू खारिज कर दिया गया, 10 साल का भुगतान का शेड्यूल तय कर दिया गया। 2024 में केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं हम रियायत देंगे, हिस्सेदारी लेते हैं, वोडाफोन की खराब स्थिति है। 2025 में वोडाफोन ने 9,000 करोड़ के अतिरिक्त रिव्यू पर छूट मांगी, इससे पहले अतिरिक्त तक सीमित थी और अब फिर बकाये के रिव्यू का संकेत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया। गेंद अब वापस केंद्र सरकार के पाले में है। केंद्र सरकार को तय करना है कि क्या वो अपनी नीतियों को इस तरह से हर 1 साल बाद बदलती रहेगी टेलीकॉम सेक्टर को लेकर, और दूसरा इसके फलित बाकी कंपनियों पर क्या होंगे। लेकिन हाँ, ये पूरा मामला वापस लौटकर वहीं पहुंच गया है और ये सवाल स्वाभाविक सवाल बनता दर्शकों की निगाह में, निवेशकों की निगाह में कि अगर ये एजीआर वसूला नहीं जाना था तो इसे लगाने की जरूरत क्या थी। इतना पुराना मामला निकालकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने मुकदमा लड़के कंपनियों पर एजीआर लगाया था और उसे अब लागू कराना मुश्किल हो रहा है। सर, ये भी समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या असर होगा? शॉर्ट टर्म असर तो ये है कि हमने देखा वोडाफोन आइडिया के स्टॉक्स में 10 से 14% के आसपास की तेजी आई। डिफॉल्ट का खतरा कम हो गया है, बैंक्रप्सी नहीं होगी वोडाफोन की। वोडाफोन यही बार्गेन कर रही थी, यही कोशिश कर रही थी कि भारत में 2 ही कंपनियां हैं, मोनोपोली हो जाएगी और अगर हम खत्म हो गए तो बाजार में बाकी कोई कंपनी नहीं बचेगी। अब सरकार राहत दे सकती है। एक तो एजीआर का कैलकुलेशन दोबारा किया जाएगा, फिर फार्मूला बदला जाएगा, उसे कम करने की कोशिश की जाएगी, किस्तों में भुगतान का विकल्प दिया जा सकता है, ब्याज और जुर्माना माफ किया जा सकता है वोडाफोन का, जिसके संकेत हमें मिल रहे हैं। इससे क्या होगा कि वोडाफोन को जो कर्ज मिलने की संभावनाएं सीमित हो गई थी, निवेशक उसमें पैसा डालने को तैयार नहीं थे, वो अब आगे उसका रास्ता खुल जाएगा। करीब 50,000 करोड़ रुपए वोडाफोन को तत्काल चाहिए अपने को जिंदा रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए और चलाने के लिए। तो वो प्लान अब आगे इस समर्थन से आगे बढ़ता दिखाई देगा, क्योंकि अगर वोडाफोन की बकायेदारी जो 80,000 करोड़ के आसपास है वो अगर आधी भी कम हो जाती है तो वोडाफोन के लिए बैंकों को ये भरोसा देना आसान हो जाएगा कि अब कंपनी को कर्ज दिया जा सकता है। लेकिन व्यापक आधार पर बड़ी बात यह कि यह फैसला केवल वोडाफोन आइडिया के लिए है, पर क्या सरकार इसे नैतिक रूप से केवल एक कंपनी को दी जाने वाली सुविधा तक सीमित रख पाएगी? क्योंकि कल एयरटेल और बाकी कंपनियां भी इसी रियायत की मांग एजीआर के तौर पर करेंगी सुप्रीम कोर्ट में जाकर, जो पहले कर चुकी हैं और सरकार ने उसको इनकार कर दिया। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने सरकार के लाइसेंस फीस के पूरे नियम को गहरे सवालों के घेरे में ला दिया है कि कैसे सरकार लाइसेंस फीस के नियम तय करती, रेवेन्यू शेयर के नियम तय करती, जो खुद ही वो लागू नहीं कर पाती है और कोर्ट में वो खड़े नहीं होते। और कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट की अपने विवेक पर भी इस फैसले ने कई सवाल उठाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए 2023 से 2025 के बीच में ऐसा क्या बदल गया, इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। और टेलीकॉम पॉलिसी में पहले भारी लाइसेंस फी लगाना और फिर बेल आउट करना, ये जो दुष्चक्र है
ये खत्म ही नहीं होता, ये यहीं पर खड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, यह है कि इस रियायत से वोडाफोन के रिवाइवल की उम्मीदें फिर बन गई हैं आने वाले दिनों में, और सरकार शायद इसमें में रियायत देते समय हो सकता है ये भी करे कि बाकी कंपनियों के प्रस्तावों पर भी विचार किया जाए। जी सर, अगली खबर की ओर चलते हैं। 5G टेलीकॉम सेवाओं के जल्द विस्तार और ग्राहकों को बेहतर सर्विस के बदौलत टेलीकॉम कंपनी एयरटेल की ARPU ग्रोथ जियो से ज़्यादा रही है। सितंबर तिमाही के दौरान एयरटेल का ARPU 2.4% बढ़कर 256 रुपये तक पहुंचा है। उधर जियो के ARPU में सिर्फ 1.2% ग्रोथ आई है। उसका ARPU 211 रुपये 40 पैसे तक पहुंच गया है। सर, एयरटेल के ARPU की बढ़ोतरी पर बाजार क्या बता रहा है? देखिए, आरपू के आंकड़े थोड़े दिलचस्प हैं और भारत के टेलीकॉम बाजार की कुछ भीतरी तस्वीर बताते हैं। एयरटेल का रेवेन्यू शान में काफी अच्छी बढ़ोतरी है, करीब करीब पिछले साल की तुलना में 25-26% बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.4% के आसपास की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अब जियो और एयरटेल के आरपू में बड़ा फर्क आ गया। आरपू का मतलब होता है प्रति उपभोक्ता कितना रेवेन्यू आता है, और ये वो बुनियादी पैमाना है इसके आधार पर किसी टेलीकॉम कंपनी की ग्रोथ या उसकी परफॉर्मेंस को नापा जाता है। यहाँ हमें बाजार में एक बड़ा दिलचस्प बदलाव दिखाई दे रहा है कि बाजार का जो मास कंज्यूमर है, कम पैसे देने वाला कंज्यूमर है, जो एवरेज 300 रुपए से कम पैसा खर्च करता है मोबाइल पर, 300 से 400 रुपए, वो जियो की तरफ चला गया है। जबकि जितने प्रीमियम कस्टमर्स हैं वो अब एयरटेल के पास आ गए हैं, और यहाँ जियो प्रीमियम बाजार में प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को लुभाने में कमजोर होती नजर आ रही है इन आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि ये बड़ा अंतर है। और एयरटेल ने अपने रेट बढ़ाकर, सर्विस की क्वालिटी बेहतर करके जो लक्ष्य रखा था कि वो 250 से ऊपर निकल जाएगी आरपू में, वो उसने हासिल कर लिया है। और 300 रुपए के आसपास का जो लक्ष्य है, जहां जाकर एयरटेल की परिस्थिति थोड़ी और ज्यादा वित्तीय रूप से मजबूत हो जाएगी, कंपनी उसकी तरफ बढ़ रही है। चुनौती जियो के साथ है, क्योंकि जियो के पास अभी सब्सक्राइबर का बेस तो काफी बड़ा है, पर उनसे रेवेन्यू रियलाइजेशन बेहद कम दिखाई दे रहा है। इस बीच वोडाफोन इस गणित में कहीं नहीं है, संकट में उलझी हुई है। अगर वोडाफोन का बेल आउट आता है तो शायद वो आगे इस दौड़ में वापस आ पाएगी, लेकिन एयरटेल ने एक बड़ी लीड ले ली है प्रीमियम कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ने के मामले में। अगली खबर की ओर चलते हैं। रूसी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंध बढ़ने के बाद भारत ने रूस से तेल खरीद में बड़ी कटौती की है। रिपोर्ट के मुताबिक 22 अक्टूबर को रूसी कंपनियां रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगने के बाद भारत ने ये खरीद घटाई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 27 अक्टूबर को खत्म हफ्ते के दौरान भारत की रूस से औसत रोजाना तेल खरीद घटकर 11.95 लाख बैरल पर आ गई है, जो 20 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को खत्म हफ्ते के दौरान 19 लाख बैरल के ऊपर थी। सर, आपने बोनस पॉइंट में पहले ही बताया था कि रूस से तेल खरीद घट सकती है, घटेगी। सर, इसके अलावा ये भी बताइए कि भारत के साथ बाकी देशों का क्या हाल है, क्या उन्होंने भी रूस से खरीद घटाई है? देखिए, ये बात हम बराबर कह रहे हैं। हम लोगों ने तो विस्तार से बताया था पिछले सप्ताह में कि भारत ने रूस से तेल की खरीद बंद कर दी है, और अब ये जो खरीद आपको दिख रही है वो ऑयल है जो सैंक्शंस आने से पहले जिसके कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे, जो हाई सी में था। लेकिन अब तो बहुत सारा तेल, जो हमें तेल उद्योग के सूत्र बता रहे हैं मुंबई में यहाँ, कि बहुत सारा ऑयल जो हाई सी में मौजूद था वो भी अब वापस लौट रहा है, क्योंकि सैंक्शंस लागू हो चुके हैं। तो भारत ने धीमे धीमे रूस से अपने आप को डीकपल करना शुरू कर दिया है, रूस का तेल लेना बंद करना शुरू कर दिया है, और रिफाइनरीज को, इंडस्ट्रीज को इस बात के संकेत दे दिए गए हैं कि वो अल्टरनेट सोर्सेस की तलाश शुरू करें। इसलिए आप देखिए, पिछले एक हफ्ते के दौरान सरकारी रिफाइनरीज ने भी और प्राइवेट रिफाइनरीज ने भी, जो भारत में रूस का यूराल ग्रेड तेल लाती थी और उसको रिफाइन करके यूरोप के देशों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाकर बेचती थी, उन्होंने भी रूस के तेल को लेने की प्रक्रिया बंद कर दी है। दूसरी तरफ अब पहली बार ऐसा हुआ है जब टर्की और चाइना ने भी रूस से तेल खरीदना सीमित किया है। उसकी बड़ी वजह है शिपिंग कंपनियां और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑपरेशंस, क्योंकि इस बार अमेरिका की तरफ से और यूरोप की तरफ से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो बेहद सख्त हैं, और खतरा यह है कि रूस का तेल ले जाने वाली शिपिंग लाइन्स या रूस को पेमेंट में मदद करने वाले बैंक सेकेंडरी सैंक्शंस का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए अब समुद्री रास्तों से, टैंकर और शिप के रास्तों से रूस का तेल आना बंद हो रहा है, और इसलिए हमें रूस की तेल खरीद में टर्की की तरफ से भी कमी दिख रही है और चीन की तरफ से। टर्की, चीन और भारत, यही तीन बड़े बायर थे जो रूस से तेल खरीद रहे थे।
एक और परिस्थिति है जिस पर हमने कल चर्चा की थी कि रूस का तेल उद्योग पूरी तरह चरमरा गया है हमलों से, यूक्रेन के हमलों के कारण डिस्काउंट बढ़ाना पड़ रहा है। उसके बाद इधर डिस्काउंट है और दूसरी तरफ सैंक्शंस हैं, तो इसलिए बाजार में तेल पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि चीन और रूस के बीच में तेल के रिश्ते आने वाले दिनों में थोड़ी थोड़ी गति पकड़ेंगे, जब दोनों देश पाइपलाइन के थ्रू और समुद्री रास्तों को बाईपास करके तेल की आपूर्ति बढ़ाएंगे, इस बात की संभावना है। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की ये मुहिम कि रूस को तेल बाजार में अलग थलग कर दिया जाए और दुनिया के जो बड़े बायर हैं उन्हें इस बात के लिए बाध्य कर दिया जाए कि वो रूस से तेल ना खरीदें, सफल होती दिखाई दे रही है। भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया है, सैंक्शंस के डर से लगभग बंद कर दिया है। टर्की और चीन भी अपना इंपोर्ट घटा रहे हैं और ये रूस की अर्थव्यवस्था के लिए, रूस के भविष्य के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि युद्ध में अब उसके लिए उसकी वो जो आर्थिक इकोनॉमिक फायर पावर है, जो ताकत है, वो अब छीज रही है, कम हो रही है। अगली खबर की ओर चलते हैं। भारतीय कंपनियां चीन से इंपोर्ट के लिए जो प्रस्ताव सरकार को देती हैं, उन प्रस्तावों को पहले के मुकाबले जल्द मंजूरी मिल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार चीन से संबंधों को सुधारने की दिशा में कदम उठाते हुए इंपोर्ट के प्रस्तावों को जल्द मंजूरी देने पर विचार कर रही है। चीन से इंपोर्ट पर 2020 में सख्ती हुई थी। सर, समझाइए थोड़ा सा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके इंपोर्ट पर ढील दी जा सकती है और सरकार ये कदम क्यों उठाने जा रही है? देखिए, आज बड़ी दुविधा का दिन है। आज सरकार की तरफ से पीएलआई का अगला संस्करण लॉन्च किया जा रहा है। अभी जो तत्काल खबर में देखने की कोशिश कर रहा था कि पीएलआई का अगला संस्करण लॉन्च किया जा रहा है। और दूसरी तरफ सरकार दो वजह से इस बात के लिए बाध्य है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, रॉ मटेरियल, बहुत सारी चीजों का इंपोर्ट, जिसे मंजूर करने में पिछले 4-5 साल में थोड़ा धीमा रुख अपनाया गया था, उस पे लगाम लगाई गई थी। उन्हें उनके निर्यात को, उनके आयात को खोला जाए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, शूज हैं, हाउस होल्ड आइटम्स हैं, घरेलू फर्नीचर हैं और बहुत सारा सामान है, स्टील प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल्स भी हैं। इसके अलावा टीवी के पार्ट हैं, टीवी के पुर्जे हैं, ऑटोमोबाइल के पुर्जे हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से बड़ा हिस्सा, जो हिस्सा चीन से लाने में जिसमें सख्ती की गई थी कि भारतीय उद्योग, भारतीय कंपनियां इसे बना सके, अब वो भारत में वापस आएगा। वजह दो है। एक तो ये कि चीन ने रेयर अर्थ में रियायत दी है और उसके बदले ये सारे निर्यात खोलने के लिए या भारत में जो लगाए गए प्रतिबंध है आयात पर, उन्हें हटाने की शर्त रखी है, ऐसा संकेत मिला है और इसलिए भारत को ये आयात उधार करने पड़ रहे हैं। दूसरी चीज ये कि बाजार में शॉर्टेज है। हमने पूरी गर्मी में ये देखा कि भारत में कंप्रेसर्स की शॉर्टेज थी। भारत को अपने BIS के जो मानक थे, गुणवत्ता के मानक थे, उनको रिलैक्स करना पड़ा, तभी सामान आ पाया। बहुत सारे बेसिक कंपोनेंट्स, बहुत सारे बेसिक उत्पाद भारत में उपलब्ध नहीं है, कंपनियां नहीं बना पा रही, उनकी शॉर्टेजेस है। ऐसी स्थिति में उनके आयात को उधार किया जाएगा। जीएसटी में कटौती के बाद बाजार में मांग थोड़ी निकली है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो कंपनियां इस बात की मांग कर रही हैं कि उनके पुर्जों के आयात बेहतर किए जाएं। तो यहां से एक शिफ्ट हमें दिखाई देता है चीन से के इंपोर्ट को लेकर। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पीएलआई को लेकर एक किस्म का स्वीकार दिखाई देता है। भारत ने पीएलआई स्कीम का जो पिछला संस्करण लॉन्च किया था, उसमें एक कोशिश की थी कि चीन पर आयात की निर्भरता कम की जाए। चीन से हम जो सामान लेते हैं, चाहे वो दवाओं के एपीआई हो या कंप्यूटर के पुर्जे हो या मोबाइल के कंपोनेंट्स हो, इन्हें भारत में बनाया जाए। ये कोशिश, ये मुहिम आंशिक रूप से ही सफल हो सकी। भारत मोबाइल के निर्यात में सबसे आगे है, पर दरअसल वो असेंबलिंग निर्यात है, क्योंकि पुर्जे चाइना से आते हैं। अब मौजूदा परिस्थिति में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टैरिफ का सामना करने के लिए फिर लागत कम करने की जरूरत है और इसलिए चीन से आयात बढ़ाने की तैयारी हो रही है। खतरा है बाजार में, घरेलू उत्पादकों के लिए आने वाले दिनों में चुनौती बढ़ेगी। अगली खबर की ओर चलते हैं, जो कि कनाडा से जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर कनाडा की सख्ती का सबसे ज्यादा असर भारत से कनाडा जाने वाले छात्रों पर पड़ रहा है। कनाडा ने लगातार दूसरे साल स्टडी वीज़ा परमिट की संख्या में कटौती की है और इस वजह से भारतीय छात्रों के लिए कनाडा के वीज़ा रिजेक्शन की रेशियो 74% तक पहुंच गई है। 2023 में ये रेशियो 32% हुआ करती थी। इस सख्ती की वजह से अब पहले के मुकाबले कम भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए कनाडा का चुनाव कर रहे हैं। सर, कनाडा ने ऐसा क्या किया है जिस वजह से वहां पर भारतीय छात्रों के लिए रिजेक्शन बढ़ गया है? विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण समय है। अमेरिका की तरफ से सख्ती की गई, वीजा रिजेक्ट किए गए, यूनिवर्सिटीज को रोका जा रहा है। इसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन था जहां उच्च शिक्षा के लिए भारतीय जा सकते थे, वो कनाडा था।
कनाडा ने अचानक अपनी नीतियों को सख्त किया है और भारतीय आवेदनों को रिजेक्ट किया है। 80% तक उसका रेट पहुंच गया है। ग्लोबल एवरेज 40% रिजेक्शन का है कनाडा में। भारतीय आवेदनों का रिजेक्शन रेट 80% है, जबकि चाइना का के आवेदनों का रिजेक्शन रेट इससे बहुत कम है, काफी कम है, 24% के आसपास है। भारतीय स्टूडेंट्स के लिए बड़ी चुनौती है कि कनाडा में उन्हें अब वीजा नहीं मिल रहे। एक तो सरकार ने वहां सख्ती शुरू कर दी। कनाडा ने दूसरे साल जो इंटरनेशनल स्टडी परमिट्स थे उनकी संख्या घटा दी थी। घरेलू हाउसिंग की प्रॉब्लम है, लिविंग कॉस्ट कम है और सरकार के पास रेवेन्यूज भी कम है, और टेम्परेरी माइग्रेशन जो होता है उसे कम करने का दबाव बन रहा है। ये कैप सब पर लागू की गई, लेकिन भारतीय छात्रों का ग्रुप सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। उसकी सबसे बड़ी बात यह कि कनाडा अथॉरिटी ने पाया कि भारत में बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रॉड डॉक्यूमेंट से नकली एडमिशंस के ऑफर लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं। तो इसलिए कनाडा ने मिनिमम प्रूफ ऑफ फंड्स जो एक भारतीय परिवार को दिखाना होता है कनाडा में पढ़ने के लिए, उसे बढ़ा दिया है, दोगुना कर दिया है, करीब करीब 20,635 कैनेडियन डॉलर कर दिया है। इतना करने से बहुत सारे परिवार इतना फंड जुटाने में मुश्किल दिखाएंगे, और इसलिए अगस्त 2023 में जो 21,000 आवेदन आते थे वो 2025 में घटकर करीब 5,000 से कम रहे। तो भारतीय आवेदनों को नकारे जाने की एक वजह है। दूसरा, भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हुए थे 2023 में। सुधरने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी उस तरह से सुधरे नहीं है, उस तरीके का विश्वास नहीं बना है, तो इसलिए सख्ती और ज्यादा बढ़ रही है। वीजा फ्रॉड के मामले भी बढ़े हैं, स्कैम्स भी सामने आ रहे हैं, इसलिए भारतीय आवेदनों पर खास निगाह है। और इसलिए भारतीय स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश है जहां थोड़ा विकल्प बनते दिख रहे हैं। हालांकि वहां भी वीजा के नियम आसान नहीं है, बेहद सख्त है। सर, ये तो बात हो गई भारतीय छात्रों के रिजेक्शन की। बाकी देशों के छात्रों का रिजेक्शन कैसा है? भारत से ज्यादा है या कम है? ये चीन को अगर आप देखें तो चीन के छात्रों का रिजेक्शन जो अगस्त का डेटा हमें दिखाई दे रहा है वो केवल 24% था। तो ऐसा लगता है जैसे इन्फोर्समेंट का ये पूरा फोकस भारतीय छात्रों पर सबसे ज्यादा है। कनाडा की सरकार उन्हें ही फोकस कर रही है, रणनीतिक कूटनीतिक वजहों से, फ्रॉड और स्कैम्स के अलर्ट्स की वजह से, और इसीलिए भारतीय छात्रों का शेयर कनाडा में 2022 में जो 18% था वो 9% पर आ गया। अब जर्मनी, यूएस, आयरलैंड में छात्रों को जाना पड़ रहा है। नए परमिट्स काफी तेजी से गिरे हैं, लेकिन चीन को वरीयता मिल रही है किसी वजह से कनाडा में, उसकी तुलना में भारत को उतनी वरीयता नहीं है। अगली खबर की ओर चलते हैं। यूरोपियन यूनियन के नए पर्यावरण और मानव संसाधन नियमों पर कतर को आपत्ति है और उसकी एनर्जी कंपनियों ने धमकी भी दी है कि नियमों में बदलाव नहीं हुआ तो यूरोपियन यूनियन को नेचुरल गैस सप्लाई रोक दी जाएगी। नियमों में प्रावधान है कि बड़ी एनर्जी कंपनियों को दुनिया भर में मानव संसाधन तथा पर्यावरण चुनौतियों को दूर करना होगा, नहीं तो यूरोपियन यूनियन में उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। सर, विस्तार से थोड़ा सा समझाइए कि कानून को लेकर क्या विवाद है, कौन सा कानून है, प्रावधान क्या है इस कानून में? यह सबसे महत्वपूर्ण खबर है आज के विवादों की, और इसका सूत्र हम पकड़ते हैं कल की खबर से। जब हम कल भारत के आयात निर्यात के आंकड़ों पर डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताया था आपको कि अमेरिका में तो टैरिफ है, पर ईयू को भी भारत के निर्यात में गिरावट आ रही है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि ईयू ने जो नए नियम लागू किए हैं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को लेकर और ईएसजी को लेकर, उनका असर दिख रहा है। और ये झगड़ा अब कतर के साथ थोड़ा बड़ा हो रहा है। कतर और एक्सॉन मोबिल, अमेरिका की ऑयल कंपनी, और कतर ने मिलकर यूरोपीय संघ को यह चेतावनी दी है कि अगर वो अपने नियमों को इतना ही सख्त रखती है तो उसे एलएनजी गैस की सप्लाई नहीं दी जाएगी। इस नए नियम का नाम है, या इस नए रेगुलेशन का नाम है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव। इसको CSDD कहा जाता है, CSDD कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे सख्त कानून है जो एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के नियम लागू करता है, और इसमें में जो जुर्माना है वो ग्लोबल रेवेन्यू के 5% तक जा सकता है। कतर और एक्सॉन का कहना है कि एलएनजी की सप्लाई इन नियमों के तहत नहीं हो सकती। इसमें बड़ी बात यह है कि CSDD बड़ी कंपनियों की पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को कवर करता है। मतलब ये नहीं है केवल कि वो जो ईयू को आपूर्ति कर रहे हैं उस पर ये जुर्माना लगेगा। पूरी दुनिया में कहीं भी अगर वो पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तोड़ते हैं, तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है, और ये पूरी दुनिया की कानूनी गलतियों की जिम्मेदारी इसमें जोड़ी जाएगी। और इसलिए दुनिया की कंपनियां बेहद परेशान है, निर्यातक भी इससे परेशान है। कतर और एनर्जी मिनिस्टर सादल काबी का बयान था कि हम एक्सपोर्ट जारी नहीं रख सकते, तो रेड लाइन है, इसे हम क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि कतर ईयू को 12 से 14% के आसपास एलएनजी देता है उनके डिमांड के बाद, और रूस के
की गैस की आपूर्ति खत्म होने के बाद कतर पर ईयू की निर्भरता बढ़ी है, इसलिए मामला संवेदनशील है। एक्सन मोबिल जो अमेरिका की कंपनी है, इसने भी मना कर दिया है कि हम यूरोप को छोड़ देंगे, यूरोप को गैस और तेल अवेलेबल नहीं करा पाएंगे, चाहे भले ही ईयू की फैक्ट्रियां बंद हो जाएं। तो ये विवाद थोड़ा गहराता दिख रहा है, पर ईयू अभी इस कानून को लेकर रिजिड है। सर, ये भी समझना जरूरी है कि कतर अगर अपनी धमकी को लागू करता है तो यूरोप में कैसा संकट आ सकता है? कि यूरोप के भीतर, ईयू के भीतर थोड़ा विरोध दिख रहा है इस कानून को लेकर। खासतौर से जर्मनी और फ्रांस इस कानून को बदलने की लॉबिंग कर रहे हैं। वजह यह है कि एलएनजी सस्ती एनर्जी है, रूस का रास्ता बंद है, तो यूरोप की बड़ी निर्भरता कतर के ऊपर और एक्सन मोबिल के ऊपर है। सर्दियों के में रिस्क ज्यादा है। अगर कतर और अमेरिका की सप्लाई कट गई तो यूरोप में गैस के प्राइस आसमान पे पहुंच जाएंगे। हम पिछले 6-7 महीनों से गैस के प्राइसेस में नरमी देख रहे हैं, किस्म का बेयर स्टैंड देख रहे हैं, जिसका फायदा ईयू की इकोनॉमीज को अपने सरप्लस बढ़ाने के लिए हुआ है। और इसलिए कोई वैकल्पिक आपूर्ति ना होने के कारण जो जर्मनी और फ्रांस है, जिनकी औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे बड़ी जरूरत है गैस एनर्जी के तौर पर, वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनके कारखाने बंद होने का खतरा है। शेल, टोटल और शेवरॉन जैसे बड़े प्रोड्यूसर्स इस पक्ष में है कि इस कानून को उदार किया जाए और बदला जाए। हालांकि क्लाइमेट ग्रुप जो यूरोप के हैं, जिनकी वजह से ये कानून लाया गया है, वो इस पर सख्ती से कायम है और उनका कहना है कि जो ईयू ने जीरो एमिशन का टारगेट रखा है 2050 तक, इसे लागू करने के लिए ये नियम और कानून जरूरी है। दबाव है ईयू के लीडरशिप पर, इसे तो या तो टालें या बदलें या इसमें परिवर्तन करें। चीजें थोड़ा करीब हैं, अगले 2-3 महीनों के अंदर अगर ये समझौता नहीं हुआ तो फिर आने वाले दिनों में यूरोप को गैस की सप्लाई, खासतौर से कतर से गैस की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। अगली खबर की ओर चलते हैं, जो कि गोल्ड से जुड़ी हुई है। केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीद का सिलसिला इस साल भी बना हुआ है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि सितंबर तिमाही में केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीद 220 टन रही है, जो जून तिमाही के मुकाबले करीब 29% ज़्यादा, और पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो सितंबर तिमाही से 10% ज़्यादा है। इस खरीद को देखकर लग रहा है कि 2025 में भी कुल खरीद बम्पर रह सकती है। पिछले 3 साल के दौरान केंद्रीय बैंकों ने हर साल 1000 टन से ज़्यादा गोल्ड की खरीद की है। सर, गोल्ड में केंद्रीय बैंकों की खरीद के आंकड़े क्या कह रहे हैं? देखिए, जिन लोगों को लगता है कि सोने में कोई बड़ी और तेज गिरावट आ सकती है या सोना बड़े करेक्शन के मोड में जा सकता है, उनको ये खबर ध्यान से सुननी और समझनी चाहिए। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि सोने में मजबूती क्यों बनी हुई है हाल के करेक्शन के बाद। सेंट्रल बैंक ने इस साल की तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड खरीद की। 220 टन का कुछ कुल नेट खरीद हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर से करीब 28% ज्यादा है। जबकि सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर थी और बहाल में करेक्शन दिखाई दिया है। जो बड़े देश हैं साल भर से अगर आप देखें जनवरी से सितंबर तक, तो करीब 634 टन के आसपास के, पूरे साल में 900 टन के आसपास खरीद होने का अनुमान है इस साल, जो 2023 के रिकॉर्ड को बीट कर सकती है। ये स्थिति तब है जब सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर थी और अब तो गिरावट के बाद खरीद नई तेजी से बढ़ी है। जो प्रमुख देश हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है। इसमें कजाकिस्तान है, ब्राजील है, टर्की है, ग्वाटेमाला है, भारत भी इसमें शामिल है। और इसके अलावा डब्ल्यूजीसी के आंकड़े बता रहे हैं कि Q3 में करीब 66% के आसपास की डिमांड रिपोर्ट नहीं हुई है। ये ऐसी डिमांड है जो कुछ लोगों ने खरीदा, इसके मतलब चीन की खरीद हो सकती है, जो ग्लोबल रिकॉर्ड में नहीं आती। और जो एनर्जी एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं सऊदी अरब, बाकी देश, ये भी शायद गोल्ड खरीद रहे हैं। तो ये एक बड़ा हिस्सा है जो ग्लोबल डिमांड का हमें दिखाई दे रहा है। और सेंट्रल बैंक इतनी महंगाई पर भी US डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए सोने की खरीद कर रहे हैं। सर, ये भी बताइए कि केंद्रीय बैंकों की लगातार गोल्ड खरीद से बैंकों की रणनीति के बारे में क्या समझ आ रहा है? कि 2 चीजें समझना जरूरी है। अगर आप डिमांड को और भीतर जाकर एनालाइज करें तो टोटल डिमांड में ज्वेलरी और बार की डिमांड कम हुई है, यानी फिजिकल गोल्ड जो लोग अपने पास रख, वो कम हुई है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल मांग शिखर पर है, जिसमें ETF, OTC भी शामिल है। जो चीन और भारत जैसे बड़े कंज्यूमर मार्केट हैं, जहां फिजिकल डिमांड होती है, वहां मांग पूर्ति दिखाई दे रही है।
लेकिन एशिया, मिडिल ईस्ट और इमर्जिंग मार्केट के सेंट्रल बैंक ग्लोबल रिजर्व का बड़ा हिस्सा संभाल रहे हैं। और ये खरीद शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नहीं की जा रही है, बल्कि स्ट्रेटेजिक खरीद है। इसलिए हमने सोने की तेजी के समय भी ये खरीद देखी थी, और जैसे ही सोने में करेक्शन आया है, नए सिरे से बैंकों ने अपनी खरीद करनी शुरू की है। तो ये जो ग्लोबल मॉनेटरी रीसेट हो रहा है और करेंसी में जो पुनर्गठन हो रहा है, इसलिए दुनिया भर के बैंक सोने का स्टॉक और भंडार बढ़ाते चले जा रहे हैं। खासतौर से अमेरिका की ट्रेजरी से बाहर निकल रहे हैं, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसलिए यह मांग अभी कम होती कहीं से भी नहीं दिखाई दे रही। आउटलुक भी यही है कि सोने में अगर थोड़ी और गिरावट आती है यहाँ से, तो बैंक्स इसे और ज्यादा खरीदेंगे। तो ये जो सोने की कीमतों में मजबूती है, एक रिवाइवल, उसे ये सेंट्रल बैंक्स की खरीद आधार दे रही है। जी बिल्कुल, आप लोग भी इस खबरों पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। गोल्ड से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें आती है, लगातार द बोनस पर अपडेट दिया जाता है, तो आप लोग देखकर चल सकते हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए जुड़ने के लिए और तमाम खबरों का एनालिसिस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये बोनस पॉइंट है, इस दौरान दिन भर के जो अपडेट्स आते हैं वो आप लोगों को बताए जाते हैं। इसके अलावा अंशुमान सर उन खबरों का एनालिसिस करते हैं और सरल भाषा में आप लोगों को खबरों का एनालिसिस करके समझाते हैं। खास बात यह है कि बुधवार को यानी कल बाजार बंद होने की वजह से बोनस पॉइंट नहीं होगा। अब बोनस पॉइंट का अगला शो गुरुवार को आएगा। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.